हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेशन आपका 6 है। तो आज हम रिवीजन के रूप में पूरे सेशन को ले रहे हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को रिवीजन के रूप में ही लीजिएगा और अपना रिवीजन एक हफ्ते से कम का टाइम है आपके पास, तो पूरे हफ्ते आपको पूरे रिवीजन पर फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, एक क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आप वहाँ पे अच्छा स्कोर्स कर सके और वहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहे। जब भी आप एग्जाम देने बैठिएगा तो कूल माइंड से बैठिएगा, टेंशन प्रेशर नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन टफ आता है तो वो सबके लिए रहेगा, अगर क्वेश्चन ईजी है तो वो सबके लिए रहेगा, है ना। तो आपको बहुत ही काम वे में बहुत ही अच्छे से एग्जाम देकर आना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर दोगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि एक हफ्ते में लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर रिविजन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन कम टू एन एंड, यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी आपको रीजन बताना है। बहुत सारे कारण बताए गए थे जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी, तो क्या बताए गए थे, बहुत सारे रीजन बताए गए थे कि क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए ये सब कारण किसी को एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता था, लेकिन क्या है कि लोगों ने अनुमान लगाया था। वहाँ का जो माहौल था, सिचुएशन था, है ना, वहाँ की जो जलवायु थी, इन सब चीज़ों को देख के क्या किया गया था, एक अनुमान लगाया गया था कि ये पॉसिबल रीजन हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का, है ना। एक बहुत बड़ी सभ्यता जो कि हमारे जैसी ही क्या थी, हमारे जैसे ही डेवलप थी। बहुत सोचो कि उस समय लोग इतने अच्छे से, मतलब आप ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो कितना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था कि छोटी छोटी नालियाँ जो थी, क्या हमने पढ़ा था कि छोटी छोटी नालियां कहाँ जाके मिलती थी, बड़ी नालियों से मिलती थी। सोचिए कितना अच्छा प्लान्ड वे में ये सिटी बना होगा। तो आखिर क्या रीजन था कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो एंड हो गया, है ना, क्यों खत्म हो गया, क्यों उसका अंत हुआ। चलिए रीजन देखते हैं। पहला रीजन है, ऐसा प्रतीत होता है कि शासकों ने नियंत्रण खो दिया था, है ना। ये भी माना जा सकता है कि जो उस समय शासक थे, जो राजा थे, उनका नियंत्रण खत्म हो गया होगा, इसलिए सभ्यता क्या हो गई, सभ्यता का अंत हो गया। क्षेत्र में वनों की कटाई हो गई होगी। अब वनों की कटाई हो गई होगी तो उस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहा होगा, चलाने के लिए लकड़ियां नहीं रही होगी, ये भी रीजन हो सकता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी ये सब रीजन बताती है, तो ये रीजन तो हम मान के चलते हैं ना। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए कि बाढ़ तो आई होगी, क्या पूरे क्षेत्र में बाढ़ आती है? अब इंडिया है हमारा, है ना, भारत हमारा जो देश है, क्या पूरे भारत में बाढ़ आ जाती है? कुछ पर्टिकुलर रीजन में आती है। तो यहाँ पर ये कहना कि देयर वेयर फ्लड इन द इंटायर एरिया ऑफ द सिविलाइजेशन, ये कहना गलत है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो पहला वाला तो रीजन है जो कि आपकी एनसीईआरटी बता रही है, दूसरा भी है और तीसरा नहीं है, क्योंकि सारे रीजन में कुछ क्षेत्र में बाढ़ आ सकता है, पूरे रीजन में बाढ़ नहीं आ सकता। संभवतः नदियां सूख गई होंगी, ये भी होता है कि नदी क्या हो गई होगी, सूख गई होंगी। तो ये तीनों रीजन हम मान के चलते हैं कि ये सभ्यता का अंत का कारण बना था, हड़प्पा सिविलाइजेशन के एंड होने का कारण यही था। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए, बी और डी, यानी ए, बी एंड डी किस में है, ए, बी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 में है और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी क्या क्या रीजन हुआ आप समझ जाइए। या तो शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया होगा, वनों की कटाई हो गई होगी और नदियां सूख गई होंगी। ये सब रीजन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द महायाना बुद्धिज्म, यानी महायाना बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या चीज़ें आई, है ना। तो क्या होता है, हमने 2 तरह के बुद्धिज्म होते हैं ना, तो उसमें से एक जो होता है महायाना। तो महायाना जो है बुद्धिज्म, इसका जो ओरिजिन पॉइंट हमारा इंडिया ही है। और दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली, लेकिन इससे पहले वाला जो आपका बौद्धिज्म है
तो इससे पहले एक बौद्धिज्म है जिसको हीनयान कहते हैं, है ना। तो हीनयान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने वाला बौद्धिज्म था, और महायान में थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लचीलापन मिला, उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। लेकिन हीनयान में क्या था कि जो भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उसको फॉलो किया जा रहा था। तो बौद्ध धर्म को दो गुटों में बांटा गया, एक हीनयान और एक महायान। महायान में क्या आपको बताना है कि इसमें कौन सी महायान की विशेषता है आपको बताना है, ठीक है। तो 4 हम ऑप्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि महायान से रिलेटेड क्या है, ठीक है। तो महायान में आप एक चीज याद रखिएगा कि मंदिरों में जाके पूजा करने की या मूर्ति पूजा करने की यहाँ पर चलन देखने को मिला। तो चलिए सबसे पहले पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, बुद्ध की उपस्थिति को कुछ चिन्हों का उपयोग करके मूर्ति कला में दर्शाया गया। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। बौद्धत्व को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। मथुरा और तक्षशिला मूर्ति कला के केंद्र के रूप में काम होते गए, ठीक है ना। तो आपको इसमें से बताना है कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे कि बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी महायान में, है ना। अभी बात करी ना कि बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी महायान में, और बुद्ध की मूर्ति की पूजा करना स्टार्ट कर दिया थे, लोग मंदिरों में जाना स्टार्ट कर दिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। What is the true in context of administration and consolidation under the खिलजी and तुगलक, यानी खिलजी और तुगलक के अधीन प्रशासन और सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में क्या सकते हैं। मैंने खिलजी और तुगलक के बारे में पढ़ाया था। खिलजी और तुगलक का स्पेशली एनसीईआरटी उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है कि किस तरह से उन्होंने शासन व्यवस्था चलाई थी। तो कुछ पॉइंट को एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, उनमें से कुछ पॉइंट यहाँ पे दी हुई है, आपको सत्य बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में रहा, ठीक है। ये बात गलत है, ठीक है। गंगा के वनों क्षेत्रों में पहली बार घुसपैठ की गई, ये भी गलत है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ये पॉइंट नहीं था। दिल्ली से बंगाल जैसे दूर के प्रांतों को नियंत्रण करना मुश्किल था, ये बहुत ज्यादा सही है क्योंकि क्या होता, दिल्ली और बंगाल की दूरी बहुत ज्यादा थी और यहाँ से यहाँ जाने में आपके जो प्रॉपर रास्ते थे वो वहां पे नहीं थे, बहुत मुश्किल भरा रास्ता था जिसके कारण नियंत्रण करना मुश्किल था, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन सही है क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था कि प्रशासन और सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में सत्य बताना है, तो ये था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने लंबे समय तक गंगा के मैदानों पर नियंत्रण बनाए रखा। लंबे समय तक नियंत्रण बनाते थे लेकिन कुछ समय बाद क्या होता था, नियंत्रण छूट जाता था। तो लंबे समय तक बनाए रखा, ये भी गलत है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविजन लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। बंगाल पर कंट्रोल करना मुश्किल था खिलजी और तुगलक के अधीन, तो प्रशासन में ये बात बताई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following statement is incorrect in historian reconstruction of tribal people? यानी जनजाति लोगों के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत देखना है ना। तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, रॉन्ग पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो जनजातियों का क्या था, बहुत रिच कल्चर था, है ना, और उनकी कल्चर उन्होंने बहुत ये करके संजो के रखी थी, है ना, क्योंकि क्या था कि उनका एक अलग लाइफस्टाइल था जीने का, और मेन स्ट्रीम में जो जाति प्रथा थी, है ना, वर्ण सिस्टम था, उससे वो अलग थे, है ना। तो यहाँ पर उनकी जो क्या थी कि उनका क्या था, मैंने क्या बताया था कि उनका जो कल्चर था, है ना, उसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड उनके पास नहीं था, है ना। ओरली वो क्या करते थे, यानी मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे, है ना। लिखित रिकॉर्ड नहीं था। देखिए लिखने वगैरह का काम कौन करते थे, पहले के जो ब्राह्मण कवि होते थे, लेकिन इन लोगों में तो ऐसा कुछ था नहीं, कोई जाति व्यवस्था थी नहीं। ये क्या थे, किनशिप पर विश्वास करते थे, यानी भाईचारे पे विश्वास करते थे और हर चीज शेयर करते थे, यानी इनकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। इनका
जो ग्रुप था, जो कबीला था, सब एक दूसरे से मिलके काम करते थे, सारा काम सब करते थे, खेती करते थे, है ना, चरवाहा करते थे, सब चीज करते थे। तो इन सब का सब पे कंट्रोल था, ऐसा नहीं था कि कोई एक की प्रॉपर्टी थी। तो ये जनजातियों के बारे में मैंने आपसे बताया था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गलत क्या है। तो समकालीन इतिहास और यात्री जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था, है ना, ओरली वो ट्रांसफर करते थे। तो ये बात सही है। अधिकांश जनजाति समूह लिखित अभिलेख रखे थे, यही तो नहीं रखे थे, उनके पास कोई लिखित, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। वो ओरली, वो मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे एक क्या करते थे, वो ट्रांसफर करते थे। जनजाति लोग के समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपरा को संरक्षित रखा। बिल्कुल सही है कि जनजाति लोग ने क्या किया, अपना जो उनका रीति रिवाज, उनका जो कल्चर था और मौखिक परंपरा को संरक्षित रखा था। जनजाति समाज अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करते थे, वो किनशिप पर, भाईचारे पर विश्वास रखते थे। अपनी कोई खेती करता था तो कोई पशुपालन करता था, तो सब एक दूसरे पे क्या थे, निर्भर थे, है ना। तो ये बात भी सही है। तो हमें रॉन्ग आंसर को देखना था। रॉन्ग क्या है? ऑप्शन नंबर 2 कि लिखित कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो ओरली ट्रांसफर करते थे। लेकिन बाद के जब इतिहासकार आए ना, तो उन्होंने क्या किया कि उनका लिखित, उनकी परंपराओं को उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर उसको देख के लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मोस्ट ट्राइबल ग्रुप केप्ट रिटन रिकॉर्ड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना, और यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाउ डिड ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द इंडियन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? अब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण कैसे मजबूत बनाया? बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था कारतूस का लेके, मैंने बताया था बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, है ना, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। तो उसके बाद क्या होता, विद्रोह तो बहुत था और बहुत लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी थी। जैसे आपकी झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, है ना, बहुत जगह ये नाना साहब कानपुर से, फिर आपको ये वीर कुंवर सिंह आपके बिहार आरा से, जो भोजपुर का जिला है ना। तो ये सब जगहों से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आंदोलन चला था। तो उसके बाद किस तरह से नियंत्रण पाया था ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने, वो आपको बताना है। एग्जैक्ट रीज़न आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला बोलता है हम ऑप्शन है जो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित करके, यानी बाय द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर। ये बात सही है कि क्या किया था, भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इसके जरिए उन्होंने नियंत्रण किया था, ये रीजन हो सकता है। उसके बाद अवध, जो लखनऊ वाला एरिया, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से अधिक सैनिक की भर्ती करके, ये बात गलत है। भूमिहीन और किसानों की सुरक्षा के लिए नीतियां बनाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। किसानों के तो ये खिलाफ ही रहते थे ब्रिटिश, है ना। तुष्टीकरण और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा ये भी नहीं की थी, ठीक है ना। तो ये आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है। उन्होंने क्या किया था कि बाय द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर द मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। कि किस तरह, मतलब जो भी प्रबंधन जिम्मेदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्तियों को कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर करके कंट्रोल स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिनिधि लोकतंत्र की नहीं है। जैसे हमारा क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, है ना, प्रतिनिधि लोकतंत्र है हमारे देश में। तो उसमें से 4 फीचर आपको बताएंगे, कौन सा फीचर यहाँ पे गलत है। पहला है कि रिप्रेजेंटेटिव चूज थ्रू द इलेक्शन, चुनाव के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि हमारे देश में है ना। चुनाव होती है, हम वोट देते हैं और हमारे वोट के आधार पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये बात सही है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इन द हैंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधियों के हाथों में निर्णय लेना होता है, बिल्कुल सही। प्रतिनिधि क्या होते हैं, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वही संसद में बैठते हैं और नियम को बनाते हैं, ठीक है। निर्णय लेने में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी रहती है, नहीं।
अप्रत्यक्ष भागीदारी रहती है, यानी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन अ डिसीजन मेकिंग, ये बात गलत है। देखिए हम क्या है ना कि हमारा काम है वोट देना और अपना प्रतिनिधि चुनना, हमारा काम डिसीजन लेना नहीं है। डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। जो प्रतिनिधि लोकसभा में राज्यसभा में चुन कर गए हैं वो लोग मिलके एक डिसीजन लेते हैं, तो हमारा इनडायरेक्ट रूप से हम डिसीजन लेते हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं लेते हैं। तो ये प्रत्यक्ष की बात की गई है यहाँ पे। अगर इनडायरेक्ट रहता ना तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो, और नॉट फीचर पूछा था तो यही हमें हमारा आंसर मिल गया कि निर्णय लेने में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। और तीसरा है कि फ्रेंचाइजीज राइट टू द पीपल, यानी लोगों को मताधिकार का अधिकार है। बिल्कुल सही, हमें वोट देने का अधिकार है। हर वयस्क जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा कि कौन सा फीचर नहीं था, कौन सी विशेषता नहीं थी। तो निर्णय लेने में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है ये लिखा है, लेकिन नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नोन एज लिटिल तिब्बत? किस रीजन को हम लिटिल तिब्बत कहते हैं? सिंपल सा आंसर है, लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो कल्चर है ना, ज्योग्राफिकल फीचर है, कल्चर है, मे बी भाषा हो गई, है ना, रिलीजियस है, रिलीजन से रिलेटेड तिब्बत और लद्दाख का मिलता है। दोनों की जलवायु मिलती है, क्लाइमेट मिलता है, तो इसके कारण हम लद्दाख को क्या बोलते हैं? लिटिल तिब्बत। और लद्दाख क्या है? हमारी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द अपीलिएट सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में अपीलीय प्रणाली क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट को पढ़िएगा और अपीलीय प्रणाली में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला है प्रोविजन फॉर अप्लाइंग फॉर जुडिशियल सर्विस, यानी न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करने का प्रावधान। आपको इस अपीलिएट सिस्टम के अंडर क्या आएगा वो देखना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर अपील इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट अ कोर्ट, ये भी नहीं होगा, अपीलिएट सिस्टम में आएगा। आपको मैं समझाऊंगी कि अपीलिएट सिस्टम में होता है। प्रोविजन फॉर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग इन द हायर अपीलिएट अथॉरिटी, ये भी नहीं होता है, यानी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संसद में अपील करने का प्रावधान ये भी नहीं होता है। राज्य के कार्यकारी प्रमुख द्वारा सर्वोच्च अपीलीय पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का प्रावधान ये भी नहीं होता है। ये क्या है? निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान यही है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि अपीलीय प्रणाली के अंतर्गत कौन सा मेन पॉइंट आता है, तो मेन पॉइंट यही है कि जब आप निचली अदालत के निर्णय से खुश नहीं हैं, है ना। क्या होता है, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद क्या आता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। तो मान लीजिए कि आपने अपील किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे जो जज ने डिसीजन दिया उससे अगर आप खुश नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट के पास जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। आपका एक क्या है, एक सिस्टम है ना, सिस्टम है। सबसे पहले आप लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, है ना, जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे, है ना। यहाँ से आप खुश नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के डिसीजन से, तो आप हाई कोर्ट में अपील करोगे। हाई कोर्ट के भी जज से आप खुश नहीं हो उनके डिसीजन से, तब लास्ट जो अथॉरिटी है हमारी, जो हायर अथॉरिटी है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत की, उसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे आप अपील कर सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज अपीलिएट सिस्टम में क्या होता है कि निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है अपीलिएट यानी अपीलीय प्रणाली में। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ पॉइंट्स है जो कि आप मेंशन कर लीजिएगा किस आर्टिकल के तहत है। आर्टिकल 132 से लेके 136, आर्टिकल 132 से 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस द अपीलिएट जुडिक्शन। The higher court can review decision and amend the outcome of the lower court ruling। यानी हायर कोर्ट जो, हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उसके डिसीजन को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है लोअर कोर्ट के डिसीजन को। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 अपीलीय क्षेत्राधिकार को संबोधित करता है। आर्टिकल याद रख लीजिएगा 132 से लेके 136। उच्च न्यायालय
न्यायालय निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और निचली अदालत के फैसले के परिणाम में संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो उसमें चेंजेस कर सकता है, उसके डिसीजन को चेंज करने का अधिकार लोअर कोर्ट जो है उसके डिसीजन को कौन चेंज कर सकता है? आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के डिसीजन को कौन चेंज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये है पीरियड सिस्टम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन 2006 द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज फ्रॉम मोनार्की टू, यानी 2006 में नेपाल में सरकार का स्वरूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया था? तो 2006 में नेपाल में राजतंत्र था। राजतंत्र यानी राजा का राज, राजशाही था, है ना, मोनार्की था, है ना। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा जाता है कि मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, बहुत तरह के गवर्नमेंट होते हैं। तो उसमें क्या था, पहले नेपाल में क्या था, राजा हुआ करते थे, राजा का राज होता था। लेकिन 2006 में ऐसा प्रोविजन आया, ऐसा हुआ कि नेपाल अब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेसी, उनकी मोनार्की से गवर्नमेंट किस में हो गई, डेमोक्रेसी में, यानी लोकतंत्र आ गया। कब? 2006 की बात है। किस देश की बात है? नेपाल की बात है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, 2006 में नेपाल के कई दशकों के संघर्ष के बाद राजशाही से लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली अपनाई गई। ईयर याद रखना है, 2006 में लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी नेपाल में। नेपाल ने 1990 में अपना संविधान अपनाया, जिसमें राजा की शक्तियों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। 2006 में नेपाल ने राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र को अपना लिया। जैसे हम क्या कहते हैं, कोइराला, जो मनीषा कोइराला है, वहां की राजा की, वहां की प्रधानमंत्री की बेटी रह चुकी है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अफ्रीका इज करेक्ट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है, ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन सर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा है, इट इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास। ये बिल्कुल सही बात है कि यह एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं, ये क्या है, ये रेखाएं कौन सी लाइनें हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की अगर तीन इंपॉर्टेंट रेखाओं की हम बात करेंगे तो एक आती है कर्क रेखा, 23.5 होता है नॉर्थ, ठीक है ना। उसके बाद विषुवत रेखा 0 डिग्री, और उसके बाद मकर रेखा क्या होता है, 23.5 साउथ में, यानी मकर रेखा साउथ में आता है, कर्क रेखा आपकी नॉर्थ में आती है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये तीनों इंपॉर्टेंट जो अक्षांश लाइनें हैं ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। गोवी डिजर्ट इज लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट, नहीं, गोवी डिजर्ट आपके चाइना से ऊपर वाला जो एरिया है, उस एरिया में आपको गोवी डिजर्ट देखने को मिलेगा। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूराल माउंटेन, नहीं, ये किसकी बात हो रही है, ये यूरोप की बात हो रही है ना। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला जो सीमा है, जिसको हम यूराल माउंटेन कहते हैं, इस तरफ आपको, जैसे यहाँ पे ये आपका यूरोप है और ये आपका एशिया है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। यहाँ पे आपको यूराल माउंटेन दिखेगा, जिससे क्या होता है, हम एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, और यहाँ पर इस पार्ट को हम यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको बातें याद रखनी है। मैप में एक बार आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि देखिए यहाँ पर ये है आपका अफ्रीका, है ना, अफ्रीका। अब यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रहा है, अफ्रीका से ही, जो क्या है, कर्क रेखा। बीच में आप देखिएगा, ये बीच में 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, है ना, ये है आपकी इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। ये तीनों देखिए अफ्रीका से होकर गुजर रही है। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और यहाँ पे यूराल माउंटेन की अगर मैंने बात की थी, तो यूराल माउंटेन एशिया और अफ्रीका को अलग नहीं करता, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला है। ठीक है, गोबी डिजर्ट आपको यहाँ पर चाइना वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था,
यह एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरे ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। The southern part of Indian, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in autumn because, देखिए हम क्या कहते हैं, जो हमारा नॉर्थ का पार्ट है ना, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, जैसे आपका हो गया दिल्ली, हो गया पंजाब, हो गया मध्य प्रदेश भी लगभग आ सकता है, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पे बारिश कब होती है? मानसून सीजन में। आपको जून से लेकर सितंबर में आपको बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है। वो बारिश कैसे होती है? जैसे आप अगर ये इंडिया का हमारा मैप है, तो यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू हमारे यहाँ उत्तर भारत में वर्षाएं होती हैं। ठीक है, उत्तर भारत, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में हमें वर्षा कम देखने को मिलती है क्योंकि अरावली माउंटेन के कारण। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। रेन शेडोज को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, कभी मेरा क्लास आप पढ़िएगा तो मैंने उसमें समझाया भी है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर कहा जाए कि राजस्थान में क्यों वर्षा कम होती है, तो अरावली माउंटेन के कारण। ठीक है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे तिब्बत में क्यों कम वर्षा होती है? तिब्बत भी तो डेजर्ट ही है, लेकिन कौन सा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है। तो तिब्बत में वर्षा क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे हिमालय है, हिमालय रोक देती है हवाओं को, जो बारिश वाली हवाओं को सो रोक देती है। तो ये सब रेन शेडो जोन में आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा भारत है, तो यहाँ पे उत्तर भारत में वर्षा कैसे होती है? ये साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून का मतलब है, साउथ वेस्ट मानसून का मतलब है दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण जून से लेकर सितंबर में, आपको जून के पहले वीक में मानसून आ जाता है और सितंबर के बीच आपको वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ठंड में वर्षा होती है, शरद ऋतु में वर्षा होती है, यानी अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है। तो भाई यहाँ क्यों ऐसे वर्षा होती है? तो उसके पीछे रीजन आपको बताना है कि ऑटम में क्यों वर्षा होती है, यानी शरद ऋतु में, यानी अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्यों वर्षा होती है, तो उसके पीछे आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो उस बारिश को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, है ना, रिट्रीटिंग मानसून से वर्षा होती है आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। उसके पीछे रीजन ये है कि विंड फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे जो मेनलैंड से विंड कहाँ बहती है? हवाएं मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस जाती है। अब यहाँ से आई और यहाँ से, अब ये है आपका इंडियन, यहाँ ये है आपका इंडियन ओशियन, ये है अरब सागर, और यहाँ पे है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से आई, यहाँ वर्षा हुई, और फिर यहाँ से वापस जब जाएंगी ना वर्षाएं, तो जिस हवाएं, तो क्या होगी? आपकी यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपकी वर्षा क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ मेन लैंड से कहाँ जाती है हवाएं, कहाँ चलने लगती हैं? बंगाल की खाड़ी में हवाएं चलती हैं, जिसके कारण आपको ये वाला जो एरिया है ना, ईस्टर्न घाट वाला एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। तो मेन रीजन आप क्या बोलेंगे कि विंड मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड से बंगाल की खाड़ी, यानी हवाएं मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस आती है, जिसके कारण वर्षा होती है। विंड अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, ये भी नहीं होगा। विंड ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी, ये भी नहीं होगा। बैक फ्रॉम मेनलैंड टू अरेबियन सी, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, आपको बंगाल के मेनलैंड से बंगाल की खाड़ी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मे बी कभी कभी उड़ीसा भी आता है, coast receive rainfall in autumn because the wind move back from mainland to Bay of Bengal. That is why this region experience monsoon in autumn season. एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा रीजन, कौन से स्टेट में मानसून का एक्सपीरियंस होता है, मानसून आता है ऑटम सीजन में। तो आप याद रखिएगा, आपका जो ये आपका ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर आपको वर्षा देखने को ऑटम यानी शरद ऋतु में मिलती है। भारत के दक्षिणी भाग, खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर वापस आती है। यह कारण है कि इन क्षेत्रों में शरद ऋतु में मानसून आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। What is
what is known as the कोस्टा रिकन अप्रोच इन एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कोस्टल रिकन अप्रोच क्या है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है तो है क्या, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में कोस्टल रिकन दृष्टिकोण के रूप में क्या जानते हैं, यानी आप ये याद रखिएगा कि कोस्टल रिकन का संबंध किससे है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। क्या है अब आप समझिएगा इसमें क्या है। इक्वल स्पेंड ऑन हेल्थ एंड डिफेंस, डिफेंस बजट टू बी मोर देन हेल्थ बजट। कोस्टल रिकन अप्रोच में डिफेंस का बजट ज्यादा होता है, डिफेंस बजट सॉरी डिफेंस बजट ज्यादा होता है हेल्थ बजट से। क्वेश्चन रिकन अप्रोच में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन रिकन अप्रोच में होता क्या है, हेल्थ बजट से, ये रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर देन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ऑन हेल्थ ऑफ द आर्मी मैन, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोस्टल रिकन अप्रोच का मतलब है कि हम आर्मी मैन जो है, सोल्जर पर ज्यादा हेल्थ उनके हेल्थ पर ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, उनके मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पे ज्यादा खर्चा करते हैं, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि रक्षा बजट स्वास्थ्य बजट से अधिक होता है, ये भी गलत है। रक्षा बजट स्वास्थ्य बजट से अधिक नहीं होता है क्वेश्चन रिकन अप्रोच में। सैनिकों के स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जाता है, ये भी गलत है। स्वास्थ्य और रक्षा का समान व्यय होता है, यानी यहाँ पे इक्वल होता है, यानी डिफेंस बजट इक्वल टू हेल्थ बजट, ये दोनों इक्वल होता है, ये भी गलत है। इसमें क्या होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा करने में सक्षम होने के कारण सेना ना होना, ये आपका सही होगा। नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ, ये है क्वेश्चन रिकन अप्रोच। अब क्वेश्चन रिकन जो क्या है, ये है क्या, तो कोस्टा रिका एक कंट्री है ना, कोस्टा रिका कंट्री है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पर हम अभी आएंगे, पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन रिकन अप्रोच का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा मैप में, देखिए ये जो है आपकी, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, ठीक है, और ये है आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट। अगर हम दूसरा कलर यूज करें, चलिए अब ये है यहाँ पर दोनों के, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पनामा स्थमस भी है, ठीक है। तो ये जो आपको रेड कलर से दिख रही है ना, ये है कोस्टा रिका कंट्री, ठीक है ना। तो यहीं से ये आपका कॉन्सेप्ट आया है कि कोस्टा रिका कंट्री से कोस्टल रिकन अप्रोच, आपके जो अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सामने आया है। क्या है ये, देखिए ये कंट्री है ना, इसमें हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे हेल्थ बजट बहुत ज्यादा होता है, और ये रक्षा बजट नाम मात्र का होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि देखिए इनके आसपास की जो कंट्री है ना, वो बहुत फ्रेंडली है। देखिए रक्षा बजट जो होता है, हमारे देश में रक्षा बजट पे बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया जाता है। हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है, रक्षा बजट में जाता है ना। हमारी सेनाओं को मजबूत करने की बात की जाती है। हमारी जो सीमाएं हैं, जैसे भारत की सीमाएं हैं, देखिए भारत के चारों ओर खतरनाक लोग हैं। इधर आपका पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर बांग्लादेश है, इधर आपका श्रीलंका है। तो हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है ना। हमारे पड़ोसी जो है हमेशा हमारे देश पर हमला करने की फिराक में लगे रहते हैं, जिसके कारण हमें क्या करना होता है, अपनी सीमाओं को मजबूत करना होता है कि भाई हमारी सीमाएं मजबूत होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें रक्षा बजट पे खर्चा करना है। तो हमारे भारत देश में कोस्टल रिकन अप्रोच अप्लाई नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रक्षा बजट, जिसको हम डिफेंस बजट कहते हैं, उस पर खर्चा हो जाता है। हेल्थ बजट से ज्यादा हमारे यहाँ क्या बजट होता है, डिफेंस में होता है। क्योंकि हमें क्या करना है, मान लीजिए आप हेल्थ बजट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया और आपकी डिफेंस कमजोर है, तो ये जो पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाएंगे आपके देश में, यहाँ चाइना कुछ ना कुछ अटैक करेगा, तो हमें अपनी सीमाओं को मजबूत करना होता है। तो जिस कंट्री में आसपास के पड़ोसी अच्छे नहीं है, तो वहां पे डिफेंस बजट में ज्यादा पैसा खर्चा करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये कोस्टल रिका कंट्री है, इसके जो पड़ोसी है वो फ्रेंडली है, अच्छा रिलेशन है, अच्छे हैं, तो जिसके कारण ये लोग डिफेंस पे नाम मात्र पे खर्चा करते हैं और मोस्टली क्या करते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं, हेल्थ पर करते हैं, जिसके कारण ये सबसे हेल्दी कंट्री में आती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे हेल्दी कंट्री कौन है, तो कोस्टल रिका। यहाँ पे बहुत हेल्दी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ बजट बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर टू डिफेंस बजट, ठीक है।
तो ये आपको मेरे को समझाने का पर्पस था। कहाँ है ये कोस्टन-रिका? तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के मिडिल में ये पड़ता है ये कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे कोस्टन रिकन अप्रोच की बात किया जाए तो कोस्टन रिकन अप्रोच इज दैट इज सिटीजन आर मोस्ट हेल्दी, यानी बहुत हेल्दी सिटीजन है। इट इज मोस्ट हेल्दी कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी सबसे हेल्दी कंट्री इन द वर्ल्ड कौन है? कोस्टन रिका, ठीक है। इट्स नेबरिंग कंट्री आर फ्रेंडली, इनके बगल वाले जो पड़ोसी हैं वो फ्रेंडली हैं। इट हैज नो आर्मी, इनके पास आर्मी नहीं है। इट यूज ऑल इट्स वेल्थ फॉर मेकिंग सिटीजन हेल्दी, तो इनके पास आर्मी नहीं है, तो आर्मी का बजट नहीं है, डिफेंस का बजट नहीं है, जिसके कारण वो सारा खर्चा कहाँ करते हैं? अपने हेल्थ पर, अपने हेल्दी सिटीजन पे ध्यान देते हैं। इट कैन बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल, तो ये हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। आपके पास आर्मी है ही नहीं, है ना, तो अपनी सुरक्षा के लिए तो कुछ तो ध्यान देंगे। तो कोस्टन रिकन का दृष्टिकोण यह है कि उसके नागरिक सबसे स्वस्थ नागरिक हैं और यह दुनिया की सबसे स्वस्थ देश है। इसके पड़ोसी देश मित्रत्व के हैं, अच्छा रिलेशन है, इसलिए कोई सेना नहीं है। इनके अपने नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी और यह हानिकारक भी है और उपयोगी भी है। अब ये भी एक्सट्रीम नहीं जाना है कि पूरा संपत्ति कहाँ खर्चा कर दी, अपने स्वस्थ रखने के लिए, और सेना है ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन समझ में आएगा कि क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा करने में समक्ष होने के लिए सेना का ना होना कोस्टन रिकन कंट्री का अप्रोच है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है आपकी एनसीईआरटी में। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड विशाखा गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि 1997 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा दिशा निर्देश तैयार किया था। तो आपको सिंपली बताना है कि ये विशाखा दिशा निर्देश जो आया था वो किस सब्जेक्ट पर था, विषय क्या था, है ना। विशाखा गाइडलाइन किस लिए था, आपको सिंपली आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है कि किससे रिलेटेड था। यहाँ पे सीधे दिया है कि प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, तो कहाँ के सेक्सुअल हरासमेंट, किस जगह के सेक्सुअल हरासमेंट में? तो एट वर्क प्लेस, है ना। तो भारत में 1997 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा दिशा निर्देश तैयार किया था, जो किस लिए था? कार्यस्थलों पर विमेन की जो औरतें हैं उनकी सुरक्षा से रिलेटेड था। वाहनों में नहीं था, वैवाहिक संबंधों में नहीं था, सड़कों में नहीं था, कार्यस्थलों पर लड़कियां सुरक्षित रहे, महिलाएं सुरक्षित रहे, इसके लिए विशाखा गाइडलाइन आया था। अब इसका नाम विशाखा गाइडलाइन क्यों हुआ? तो विशाखा नाम की क्या थी? एक एनजीओ थी जिसने अपील किया था, है ना। इसके खिलाफ यहाँ राजस्थान से रिलेटेड है। अब यहाँ पे स्टोरी है, स्टोरी आप सुन लीजिएगा, ठीक है। क्या है विशाखा गाइडलाइन? सबसे पहले वो हम समझेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने साल 1997 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों को ही विशाखा गाइडलाइन कहा जाता है। जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि भाई कार्य क्षेत्र में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, जिसके लिए विशाखा गाइडलाइंस के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइनें दी थी, है ना। इस गाइडलाइन के तहत महिलाओं को तुरंत शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। अब इस कुछ ऐसा फील होता है कि आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तब तुरंत इस गाइडलाइन के थ्रू आप क्या कर सकती हैं? शिकायत कर सकती हैं, है ना। इस गाइडलाइन को विशाखा और अन्य बनाम, अब इस गाइडलाइन को विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार मामले के तौर पर भी जाना जाता है। विशाखा और अन्य, विशाखा क्या है? एक एनजीओ थी, है ना, जो कि लड़कियों के लिए, औरतों के लिए काम करती थी। अब ये आया कैसे? ये जो एनजीओ ने अपील क्यों की थी, है ना, गाइडलाइन क्यों प्रोवाइड करवाया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये किस स्टेट से रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और स्टोरी है, कैसे हुई विशाखा गाइडलाइन की शुरुआत, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। विशाखा गाइडलाइन का अस्तित्व की कहानी सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी से जुड़ा है। अब ये विशाखा गाइडलाइन जो है, ये यहाँ ओरिजिन, देखिए कोई भी अगर आपका ये बनता है
कानून बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिसके कारण आपको कोई नया कानून बनाना पड़ता है। तो एक भंवरी देवी नाम की समाज सेविका थी, है ना, जो कि राजस्थान से थी। आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। राजस्थान के जयपुर में भातेरी गांव में रहने वाली थी, है ना, भातेरी गांव की रहने वाली, जयपुर के भातेरी गांव में रहने वाली भंवरी देवी की इस पूरी गाइडलाइन का केंद्र बिंदु रही। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि विशाखा गाइडलाइन के केंद्र बिंदु में कौन सी महिला थी, तो आपको नाम याद रहना चाहिए कि भंवरी देवी थी, जो कि राजस्थान के जयपुर के भातेरी गांव में रहती थी। अब ये सब स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। दरअसल भंवरी देवी राज्य सरकार की महिला विकास कार्यक्रम के तहत काम करती थी। इस दौरान एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश करते हुए उनकी कुछ लोगों से दुश्मनी हुई। अब इन्होंने रोका था। अब राजस्थान में तो बाल विवाह तो आप देख ही रहे हो, आपका एक सीरियल भी आता था, है ना, जगिया वाला, है ना, आनंदी और जगिया वाला, तो आपने देखा होगा, बालिका वधू, है ना। तो राजस्थान में ना बाल विवाह का बहुत ज्यादा प्रचलन था, तो उन्होंने एक बाल विवाह को रोका था। अब जैसे आप बाल विवाह को रोक रहे हैं तो आपकी दुश्मनी तो होगी ही, तो इन दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन लोगों ने भंवरी देवी के साथ दुष्कर्म किया और अपने साथ हुए इस दुष्व्यवहार के खिलाफ भंवरी देवी ने लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये स्टोरी है, समझिएगा। स्टोरी देखिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना, और स्पेशली अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, आप पॉलिटी पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who amongst the following appointed the गवर्नर ऑफ स्टेट इन द इंडिया। तो इंडिया में जो निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है आपको बताना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव विधानसभा के सदस्य नहीं करते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ये भी नहीं करते। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, एडवाइजर होता है ना, अटॉर्नी जनरल एक सरकार का एडवाइजर होता है, तो ये भी नहीं करता है। तो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, और स्पेशली प्रेसिडेंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को भी नियुक्त करते हैं, समझे। तो जो प्रेसिडेंट का काम होता है देश में, वही राज्यपाल का काम होता है आपकी राज्य में। आपका गवर्नर का काम स्टेट में वही होता है जो प्रेसिडेंट का काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जहां जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि आपको समझाना है तो वो मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, Who among the following is not a rural administration officer, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है, यानी गांव से रिलेटेड अधिकारी आपको बताना है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पटवारी। पटवारी तो गांव ग्रामीण इलाकों में ही काम करता है, जमीन उमीन से रिलेटेड होता है। उसी तरह का एक लेखापाल होता है, कहीं आपको लेखापाल दिखेगा, कहीं पटवारी दिखेगा। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ये भी होता है, लेकिन म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर जो होता है, नगर पालिका वार्ड पार्षद जो होता है, ये गांव से रिलेटेड नहीं है। आपको सीधे लिखा है यहाँ पे नगर पालिका वार्ड पार्षद, तो ये आपको शहरों में दिखेगा। क्या होता है अलग, अब शहर में क्या होता है, एक होता है आपका एमएलए, है ना, और एमएलए के अंदर में आपको बहुत सारे एरिया होते हैं, हर एरिया में पार्षद होता है ना, पार्षद होता है। पार्षद जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसलर कहते हैं, वार्ड कमिश्नर कहते हैं, काउंसलर कहते हैं, म्युनिसिपल वार्ड काउंसलर कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यही है आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, What are the D.K. Basu guidelines which were laid down by the Supreme Court of India? D.K. Basu दिशा निर्देश क्या है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए थे। डी.के. बसु गाइडलाइन आपको पढ़ के जाना होगा, क्या है ये। तो इसमें देखिए क्या है, आपको सिंपली आपको ये देखना है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ये काट दीजिएगा, यौन उत्पीड़न से नहीं है। यौन उत्पीड़न से अभी हमने पढ़ा ना, विशाखा गाइडलाइन को पढ़ा अभी हमने। ठीक है, खतरनाक रोजगार से बच्चों के लिए भी नहीं है ना, चाइल्ड के लिए भी नहीं, घरेलू हिंसा से भी रिलेटेड नहीं है। डी.के. बसु किस लिए है, गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंध में दिशा निर्देश है आपकी डी.के. बसु दिशा निर्देश। क्या है डी.के. बसु गाइडलाइन में आपको क्या देखना है, तो डी.के. बसु गाइडलाइन में क्या पढ़ना है, विशाखा गाइडलाइन में क्या पढ़ना है, ये आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो गाइडलाइन रिलेटेड टू प्रोसीड्योर टू फॉलो बाय द पुलिस फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन। यानी इसमें क्या होता है,
कि जैसे आपने किसी को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद आपने अरेस्ट किया, आप उसको जेल लेकर गए या कहीं भी आपने थाने में रखा, तो आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हो। आप उसको मौका दोगे कि वो अपने रिश्तेदारों से बात करे, अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्म करे कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। तो ये है डीके बसु गाइडलाइन कि गिरफ्तारी गाइडलाइन रिलेटेड टू प्रोसीड्योर टू फॉलो बाय द पुलिस फॉर अरेस्ट करने से पहले या अरेस्ट करने के बाद आपको कुछ प्रोसीड्योर, कुछ आपको क्या करना है, प्रतिक्रियाओं को क्या करना है, आपको फॉलो करना है ना। चलिए यहाँ पर एक बार हम पढ़ते हैं डीके बसु गाइडलाइन के बारे में। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य से रिलेटेड है, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ईयर है 1997। एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय और जब वह व्यक्ति पुलिस की हिरासत में हो तो कैदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। ये किसके लिए दिशा निर्देश किए गए? पुलिस अधिकारियों को, कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हो तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उसको आप अधिकार दोगे, आप उसको मौका दोगे कि आप अपने रिश्तेदारों से, परिजनों से बात कर सके। ये पुलिस के लिए गाइडलाइन दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? क्या नाम है? डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल, ईयर है 1997। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ विच कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। वन अधिकार अधिनियम 2006 अपने शीर्ष पर किस क्षेत्रीय श्रेणी के अधिकारों की मान्यता देता है, यानी किस श्रेणी के अधिकार की बात की गई है? शेड्यूल ट्राइब एससी के लिए, एसटी के लिए है ना, एसटी के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो जंगलों में कौन रहता है? आदिवासी लोग रहते हैं। शेड्यूल ट्राइब रहती है, अनुसूचित जनजाति रहती है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इन्हीं के लिए आया था कि फॉरेस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ की लैंड हो, है ना, वहाँ पे जो उपज हो, उन सब पर इनका अधिकार है। जो लोग 25 या 25 साल से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट में रह गए हैं तो उनके लैंड की भूमि पर अधिकार होता है। अगर आप ईवीएस पढ़ोगे तो ईवीएस में हमने पढ़ा है सूर्यमणि की कहानी, ये सब हमने पढ़ा है कि किस तरह से ट्राइबल लोगों का अधिकार होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। यहाँ पे एक बार देख लीजिए। द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ शेड्यूल ट्राइब एज इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइबल राइट एक्ट। अब इसको हम ट्राइबल राइट एक्ट भी कहते हैं और ट्राइबल लैंड एक्ट भी कहते हैं। यानी आप फॉरेस्ट राइट एक्ट पूछ लिया जाए, ट्राइबल राइट एक्ट पूछ लिया जाए या ट्राइबल लैंड एक्ट पूछ लिया जाए, तीनों एक ही है, 2006 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18. The right of pollution free air has been recognized as a part of which particular fundamental rights in India? यानी प्रदूषण मुक्त वायु के अधिकार को भारत में किस विशेष मौलिक अधिकार के भाग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत ये आता है राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर, यानी हमें जिंदगी जीने के लिए सांस तो स्वच्छ मिलना चाहिए, यानी जो हम एयर है, हमारी हवा है, वो प्रदूषित नहीं होनी चाहिए, हमारे लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. Who coined the phrases unity in diversity describe? यानी भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा था हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें इस फ्रेज की क्या की थी, फ्रेज का उन्होंने यूज किया था। जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरा गढ़ा था। यह शब्द भारत की सटीक वर्णन करता है, जो अपनी भाषाओं, धर्मों, जातियों और पंथों की विविधता के बावजूद अपने नागरिकों के बीच एकता की भावना रखता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस मुहावरे का इस्तेमाल किया था। अब क्या है कि उन्होंने क्या बताया था कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, पंथों के लोग हैं, उसके बावजूद भी हम एक हैं और एक दूसरे के कल्चर को शेयर करते हैं। कोई भी हमें किसी भी दूसरे धर्म को अपनाने के लिए, भाषा को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। और ये वर्ड उन्होंने यूज किया था, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी मेंबर इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड। देखिए, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, है ना, वो निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि आपकी लोकसभा में जाके बैठती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जिसको नॉमिनेट किया जाता है ना, नॉमिनेट किया जाता है। तो आपको बताना है कि कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। तो क्या वो 4 है, क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 0 है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तो 2019 में इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 2, क्योंकि 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिसको नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। 2 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। तो लेकिन 2020 में ऐसा कुछ चेंजेस आया जिसमें अब क्या कर दिया गया है, ये जो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, उसको हटा दिया गया। तो अगर अभी के संदर्भ में पूछे तो ये 0 हो जाएगा आज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे या अभी ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो आंसर आपको 2 बताएगा कि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं सदस्य जिसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन आज के संदर्भ में देखोगे तो अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि इसको हटा दिया गया है 2020 में, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर लास्ट था। अब आपको देखना है कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आप कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा इज टू बी कंसिस्ट नॉट मोर देन 250 मेंबर, यानी यहाँ पे सिंपल दी, आप यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होने चाहिए, यानी 250 से ज्यादा राज्यसभा में सदस्य नहीं होने चाहिए। 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तो करते हैं, यानी 250 में से 238 कहां से आते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और आपके राज्य को प्रतिनिधित्व होते हैं। लेकिन जो 12 होते हैं, 250 में से अगर इसको माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपसे अब से पूछा जाए क्वेश्चन कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो वो 12 होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी परमानेंट हाउस है ना। राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी, है ना, परमानेंट बॉडी, अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा कि परमानेंट बॉडी कौन है, तो राज्यसभा। किसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य कुल होते हैं, तो 250। कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 12, है ना। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने, हालांकि हर दूसरे वर्ष, अब क्या होता है, हर दूसरे वर्ष, एवरी 2 ईयर, है ना। हाउ एवर 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर every second year and replaced by the newly elected member. Each member is elected for the term of 6 year, यानी हर दूसरे साल 1/3 सदस्य की सेवानिवृत्ति हो जाती है और उसकी जगह नए निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है, एक सदस्य 6 साल का कार्यकाल 6 ईयर का होता है। प्रत्येक सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। यानी अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए होंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य का रिटायरमेंट हो जाता है और एक सदस्य 6 साल तक के लिए चुने जाते हैं, है ना। 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकसभा के बारे में एक बार पॉइंट देख लीजिए। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, यानी लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, है ना। भारत का संविधान सदन में अधिकतम अब कितने हैं, सबसे ज्यादा कितने सदस्य हैं, 550 सदस्य की अनुमति देता है, जिनमें से 530 सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कितने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां पे कितने कर रहे थे, 238, और यहाँ पे राज्य से करते हैं 530 और 20 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन प्रतिनिधि द्वारा भरी गई 543 सीटें हैं, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन।
आई होप आपको एक एक इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपको फ्राइडे तक वीडियो देखने को मिलेंगे। आप एक क्विक रिवीजन फटाफट से कीजिए और एग्जाम को अच्छे से देकर आइए, है ना। तो कीप स्माइलिंग, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।